दोस्तों, 90 के दशक के शुरुआत में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया हुआ ग्रुप कुछ सालों में 80 से 90 हजार तक का हो जाता है और वो ग्रुप पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेता है। मैं बात कर रहा हूं फिलहाल अफगानिस्तान में शासन चला रहे तालिबान की। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह तालिबान बना, कैसे तालिबान ने अफगानिस्तान में अपना वर्चस्व कायम कर वहां के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बाहर खदेड़ा और अब आगे किस तरह वो अफगानिस्तान में अपना शासन चलाने वाले हैं, आखिर उनके मंसूबे क्या है। आखिर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन सभी चीज़ों का हमारे भारत पे क्या असर होने वाला है। तो जानने के लिए बने रहिए स्मार्टन्स पे। साथियों, पश्तू में स्टूडेंट्स को तालिबान कहा जाता है। 90 के दशक में जब यूएसएसआर अफगानिस्तान छोड़कर जा रहा था, तब उसी दौरान अफगानिस्तान में तालिबान की स्थापना हुई और दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान में उनका प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। सितंबर 1995 में उन्होंने सबसे पहले अफगानिस्तान के हेरत प्रोविंस पे कब्जा किया और फिर 1996 में उन्होंने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पे अपना कब्जा जमा कर उस वक्त के प्रेसिडेंट रब्बानी को सत्ता से निकाल फेंका। इस तरह 1998 तक आते आते करीब 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल था। दोस्तों, शुरुआत में अफगानिस्तान के लोगों को बड़ी खुशी हुई थी क्योंकि तालिबान वहां पे रास्ते बना रहा था, व्यापार को बढ़ावा दे रहा था, लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा था। साथ में अफगानिस्तान में गवर्नमेंट द्वारा जो भी भ्रष्टाचार होता था वो तालिबान के आ जाने से रुक गया था। पर यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी क्योंकि तालिबान ने लोगों को सजा देने के लिए इस्लामिक तौर तरीके को लागू किया, जिसमें बीच चौराहे पर मारकर लटका देना, चोरी करने पर हाथ काट देना, ये सब सजाएं होती थी। साथ में उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए, जैसे पुरुषों को दाढ़ी रखना कंपलसरी था, महिलाओं को पूरा शरीर ढकने के लिए बुर्का पहनना पड़ता था। अफगानिस्तान में टीवी, मूवीज और म्यूजिक पर पाबंदी लगा दी और 10 साल या फिर उससे अधिक उम्र वाली लड़कियों का स्कूल जाना बंद करवा दिया। इसी वजह से दोस्तों पूरे विश्व में तालिबान की आलोचना होनी शुरू हुई, पर सिर्फ 3 ऐसे देश थे जिन्होंने उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान के शासन को मान्यता दी थी और वो थे पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई। अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो सब जानते हैं कि तालिबान को मजबूत करने के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है। हालांकि पाकिस्तान इस बात को स्वीकारने से मना करता है, पर मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में तालिबान से जुड़ने वाले लोग पाकिस्तान के मदरसों से ही थे। तो यह कहना भी गलत नहीं होगा कि तालिबान को बनाने वाला भी पाकिस्तान ही था। पर फिर भी तालिबान और पाकिस्तान के बीच 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 में अनबन होती रहती है, जिसका उदाहरण हमें तालिबान द्वारा पेशावर पाकिस्तान में एक स्कूल में हुए हमले से मिलता है। उसके बाद 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले की जिम्मेदारी अल कायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन ने ली और उसे और उसके साथियों को शरण देने वाला और कोई नहीं बल्कि तालिबान ही था। इसीलिए 7 अक्टूबर 2001 को यूएसए ने अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया और देखते ही देखते दिसंबर 2001 के शुरुआत में ही तालिबान का शासन खत्म हो गया। पर ओसामा बिन लादेन और उस वक्त के तालिबान के प्रमुख मुल्ला मोहम्मद उमर और उनके कुछ साथी अफगानिस्तान से भागने में कामयाब रहे। उसके बाद पाकिस्तान ने वही किया जो आज तक वो करता आ रहा था। पाकिस्तान ने उन्हें अपने क्वेटा शहर में पनाह दी और फिर वहां से ही वो तालिबान चलाते थे। हालांकि हर बार की तरह पाकिस्तान की सरकार क्वेटा में तालिबान की मौजूदगी से इनकार करती रही। दूसरी तरफ 22 दिसंबर 2001 में ही अफगानिस्तान में नई गवर्नमेंट बनती है जिसके प्रेसिडेंट हमीद कारजाई होते हैं। उसके बाद 2004 में अफगानिस्तान में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और साथ में इलेक्शंस भी कराए जाते हैं जिसमें फिर से कारजाई प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इन सभी घटनाओं के दरमियान यूएस के ट्रूप्स अफगानिस्तान में ही होते हैं और तालिबान भी धीरे धीरे खुद को मजबूत करते हुए अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। उसके बाद 2011 में यूएस पाकिस्तान में छुपे ओसामा बिन लादेन को घर में घुसकर मार देता है और 2014 में ओबामा कहते हैं कि वो अब 2016 तक अफगानिस्तान से यूएस ट्रूप्स को वापस बुला लेंगे। फिर उनके बाद प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप
फरवरी 2020 में तालिबानियों के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें कहा जाता है कि तालिबान अब अलकायदा जैसे किसी भी कट्टरपंथी संगठन को अपने एरिया से ऑपरेट करने नहीं देगा या फिर उनका साथ नहीं देगा। और अगर तालिबान ऐसा करता है तो यूएस अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान से हटा देगा। उनके बाद यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन बनते हैं और वो भी यही कहते हैं कि सितंबर 2021 से पहले पहले हम अपने ट्रूप्स वापस बुला लेंगे। दोस्तों, दरअसल यूएस अपनी सेना अफगानिस्तान से इसीलिए निकालना चाहता था क्योंकि इन 20 सालों में यूएस ने अफगानिस्तान में $2 ट्रिलियन खर्च किए थे, जो कि हमारे इंडिया के जीडीपी से थोड़े ही कम है। दूसरी वजह यह थी कि यूएस के लोग ये नहीं चाहते थे कि उनके सोल्जर्स अपने देश की बजाय किसी और देश में जाकर उस देश की सुरक्षा करें और अपनी जान गंवाए। उसके बाद जैसे ही यूएस ट्रूप्स ने वापस जाना शुरू किया, तालिबान ने मौके पर चौका मारकर अफगानिस्तान के बड़े बड़े क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और सन 2001 के बाद पहली बार तालिबान इतना मजबूत दिखाई देने लगा। और देखते ही देखते वही हुआ जिसका पूरी दुनिया को डर था। तालिबान ने कुछ ही दिनों के भीतर अफगानिस्तान के लगभग सभी प्रोविंसेस पर कब्जा कर 15 अगस्त के दिन अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर अपना झंडा गाड़ दिया। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ घानी अफगानिस्तान छोड़कर चले गए। अब दोस्तों, तालिबान के लीडर अब्दुल घानी बरादर अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। साथ में तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान से बदलकर इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान कर दिया है और अफगानिस्तान का फ्लैग भी अब तालिबान द्वारा बदला गया है। अब जानते हैं कि किस तरह तालिबान अफगानिस्तान में अपना शासन चलाना चाहता है। तालिबान के एक लीडर से जब इस बारे में पूछा गया तब वो कहते हैं कि तालिबान इस्लामिक शरिया आधारित व्यवस्था पूरे अफगानिस्तान में चाहता है। उसके बाद तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन कहते हैं कि हम इस्लामी सरकार बनाएंगे जिसमें सभी अफगानी शामिल होंगे। और खास तौर पर जब उन्हें महिलाओं के अधिकारों के बारे में पूछा गया तब वो कहते हैं कि महिलाएं इस्लामिक कानून के अनुसार सब कुछ कर सकती हैं और हम उनकी इज्जत, संपत्ति, काम एवं पढ़ाई करने के अधिकार की रक्षा करने के लिए समर्पित है। पर दोस्तों, जो ये कह रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्राउंड रियलिटी इससे बहुत अलग होने वाली है, क्योंकि पूरी दुनिया 1996 से लेकर 2001 तक चले तालिबान के शासन को देख चुकी है कि किस तरह तालिबान ने अत्याचारों की सारी सीमाएं लांघ दी थी। अब अगर तालिबान के अफगानिस्तान में आ जाने से इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा इसकी बात करें तो सबसे पहली बात, तालिबान ने अब बड़ा कुशन प्रोविंस को कब्जा लिया है जो कि पीओके से टच होता है। तो तालिबान हमारे जम्मू कश्मीर में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे सिर्फ और सिर्फ 400 किलोमीटर दूर है। और इसी वजह से तालिबान की तरफ से आने वाले दिनों में टेररिज्म को बढ़ावा देखने मिल सकता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान अब तालिबान को भी इंडिया के खिलाफ यूज करना शुरू कर दे। दूसरी तरफ चाइना तालिबान के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाना चाहता है। तो हो सकता है कि चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक अलायंस फॉर्म कर दे, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है अफगानिस्तान में इंडिया द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट। इंडिया ने लगभग $3 बिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में किया है। इंडिया के 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में चल रहे हैं, जो लगभग पूरे अफगानिस्तान में फैले हुए हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया द्वारा बनाया गया सलमा डैम, जिसे अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी बोलते हैं। उसके बाद झारंस जेलाराम हाईवे है। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट हमने बनाई है। उसके बाद पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब प्रोजेक्ट हो गए। एयरक्राफ्ट, मिलिट्री व्हीकल्स हो गए, ये भी इंडिया अफगानिस्तान को देता है। जैसे कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर जो इंडिया ने अफगान फोर्सेस को गिफ्ट में दिया था, वो अब तालिबान के कब्जे में है। उसके साथ साथ हम अफगानिस्तान के साथ $1 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड करते हैं। दोस्तों, इंडिया की अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला है कि ऑब्वियसली इंडिया अफगानिस्तान के साथ फ्रेंडली रिलेशन चाहता है। साथ में इंडिया को अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी चाहिए, शांति चाहिए। और दूसरा कारण है कि अफगानिस्तान के जरिए इंडिया सेंट्रल एशिया तक पहुंचना चाहता है।
क्योंकि सेंट्रल एशिया नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है, जैसे नेचुरल गैस, ऑयल, यूरेनियम, कोल, एल्यूमिनियम। और इन सभी चीज़ों की वजह से इंडिया अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता है। तो अब बात करते हैं कि फिलहाल इंडिया को क्या करना चाहिए। देखिए, इंडिया ओपनली तालिबान से बात नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें इंडिया के ही इमेज को खतरा हो सकता है कि जो देश डेमोक्रेसी को इतना सपोर्ट करता है वही आज एक मिलिटेंट ग्रुप के साथ कैसे बातचीत को आगे बढ़ा सकता है। इसीलिए इंडिया ने तालिबान के कुछ फैक्शन के साथ बैक चैनल टॉक शुरू कर दी है। मैंने फैक्शन इसीलिए कहा है क्योंकि दोस्तों तालिबान में भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो इंडिया ने जो नेशनलिस्ट ग्रुप है सिर्फ उसी के साथ पीछे से बातचीत करना शुरू कर दिया है। और ना ही इंडिया के लिए अफगान फोर्सेस को मिलिट्री सपोर्ट देना आसान होगा, क्योंकि पहले ही तालिबान से चेतावनी आ चुकी है कि इंडिया अफगान गवर्नमेंट को मिलिट्री सपोर्ट ना करे। अब अगर इंडिया ने ईरान द्वारा मिलिट्री सपोर्ट अफगान फोर्सेस को कर भी दिया तो फिर इंडिया को अफगानिस्तान में जाना भारी पड़ सकता है, क्योंकि अगर एक बार इस युद्ध में पड़ गए तो फिर आखिर तक लड़ना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं टिक पाया, ना ब्रिटिशर्स, ना यूएसएसआर और ना ही यूएसए। फिलहाल दोस्तों इंडिया वेट एंड वॉच की भूमिका निभाते हुए दिख रहा है, और इसी वेट एंड वॉच की पॉलिसी के कारण यूएस और रशिया द्वारा इंडिया को साइडलाइन किया जा रहा है, जैसा हमने ट्रोइका प्लस की मीटिंग में देखा, जहां रशिया ने सिर्फ यूएस, चाइना और पाकिस्तान को ही अफगानिस्तान क्राइसिस के मामले में बात करने के लिए बुलाया था। लेकिन एक बात अच्छी है कि इंडिया हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बना है, जिसकी वजह से इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे अफगानिस्तान क्राइसिस पे अपनी राय दे रहा है या फिर थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अभी के अफगानिस्तान की हालत देखते हुए इंडिया को बैक चैनल टॉक, जिसे हम बैक चैनल डिप्लोमेसी कहते हैं, उसे बढ़ावा देना जरूरी है। तो दोस्तों देखते हैं कि तालिबान अब किस प्रकार अफगानिस्तान में अपना शासन चलाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है कि तालिबान बहुत वॉलेटाइल ग्रुप है, इसका कुछ कह नहीं सकते। कोई कुछ कहता है तो कोई करता कुछ और है। तो हो सकता है कि फिलहाल जिस प्रकार तालिबान ऊपर ऊपर से दिखा रहा है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे, वो ना हो पाए। और ये भी हो सकता है कि तालिबान सच में ऐसी गवर्नमेंट बना दे, क्योंकि दोस्तों पिछली बार तालिबान अलकायदा को शरण दे के मुंह के बल गिरा था। इसीलिए इस बार वो कह रहे हैं कि अब की बार हम किसी भी देश या किसी भी संगठन को अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल करने नहीं देंगे। साथ में वो कहते हैं कि हमें अतीत की कुछ गलतियों से सीख मिली है, क्योंकि उस वक्त हम सरकार में नए थे। लेकिन तालिबान के तेवर और अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात देखकर तालिबान से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों फिलहाल तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन दुआ करते हैं कि अफगानिस्तान में जल्द से जल्द अमन कायम हो। जय हिंद।